नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर, जो जाने माने सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं और रणनीतिक मामलों पर भी बड़ी अच्छी परख रखते हैं, वो हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। क्योंकि युद्धरत इजरायल और ईरान न सिर्फ मध्य एशिया के लिए या आप यूं कहें मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक खतरे का संकेत है। क्योंकि इसमें अब भारत ही नहीं बल्कि ईरान, इजराइल, रूस और अमेरिका, साथ ही गल्फ के कुछ देश भी जुड़ गए हैं। कुछ देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ देश ईरान का साथ दे रहे हैं मुस्लिम उम्मा के नाते। हालांकि वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि भारत किस तरफ खड़ा है। भारत चूंकि दोनों को अपना मित्र मानता है, इजराइल परम मित्र है और ईरान एक बहुत अच्छा सहयोगी है, इसलिए एस्केलेट ना हो ये युद्ध, ये भारत की कोशिश है। लेकिन ये कोशिशें तब रंग लाएंगी जब भारत की भी बात मानी जाए। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की मुश्किलें भारत के सामने नहीं है, क्योंकि जिस ऑयल प्राइस के बढ़ने या घटने की बात करके अक्सर इस तरह के युद्ध को रुकवाने के लिए भारत पर एक दबाव सा बनाया जाता रहा है, उस दबाव में भारत आने वाला नहीं है। क्योंकि भारत ने उस तेल की समस्या का निदान बहुत अच्छी तरीके से खोज लिया है। इस वीडियो में उन सारी बातों का जिक्र हम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत बहुत जल्दी, आप सुनेंगे, 2 से 3 साल के भीतर अब तेल उत्पादन में भी बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला है। ये वीडियो हम अलग से करेंगे, लेकिन आज सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि इजराइल की स्थिति क्या है। वो इजराइल जिसने अपने आक्रमण में ईरान को जला देने की बात किया है और प्रीएम्प्टिव एक्शन, अर्थात जो खतरा उस पर आने वाला था उसके पहले ही उस खतरे को समाप्त करने के लिए इजराइल ने हमला किया है और ईरान को जला देने की, तेहरान को जला देने की, उसकी राजधानी को जला देने की न सिर्फ धमकी दे दी है, बल्कि वो ऐसा करते दिख रहे हैं। क्योंकि उनके सबसे बड़े ऑयल फील्ड पर उन्होंने हमला किया और वो पूरा का पूरा क्षेत्र इस समय जल रहा है। सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल की रक्षा प्रणाली उसका पुरजोर स्वागत कर रही है, इसलिए क्योंकि वो उसको आसमान में ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के हाथ से भी कुछ हद तक बातें निकल रही हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइलों का जो हमला है वो उनके आयरन डोम संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ हद तक, 100% नहीं, कुछ हद तक। ऐसी स्थिति में इजराइल ने एक बार फिर धमकी दी है, हम ईरान को तबाह करेंगे, क्योंकि ईरान की वो स्थिति रहने नहीं देंगे कि वो परमाणु संपन्न रहे या सैन्य दृष्टिकोण से एक मजबूत देश बना रहे। सवाल यह है कि फिर इजराइल क्या करेगा। इजराइल तब तक हमला करेगा जब तक ईरान की शक्ति कम न हो जाए। लेकिन ईरान क्या उतना प्रतिरोध कर पाएगा, यही हम आज कर्नल सर से सवाल करेंगे। क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि सिर्फ 72 घंटे के भीतर वो ये चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए और इसमें कतर मध्यस्थता की भूमिका निभाए। क्या इसमें अमेरिका का कोई योगदान है, क्या इसमें रूस कुछ कर रहा है, इन्हीं सब बातों पे कर्नल सर से हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमने अपने एंकर में सारी बातों को सिर्फ टच किया है। आपको इस युद्ध की जो मुख्य बातें लग रही हैं वो आप संक्षेप में बताइए, ताकि दर्शक इसका फायदा उठा सकें। दिवाकर जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि युद्ध भयावह है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि भारत के जो अपने रिश्ते हैं वो ईरान और इजराइल दोनों से नजदीकी के हैं। जो सहयोग कई कठिन परिस्थितियों में इजराइल ने हमें दिया जी, और जो हमारा सहयोग वेपन मैन्युफैक्चर में जी, आत्मनिर्भर कुछ जी, प्रोजेक्ट्स में ईरान कर रहा है, जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अधूरा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसी प्रकार ईरान ने वक्त न वक्त हमें ऑयल की बहुत सहायता की है। हमारा व्यापार न सिर्फ ऑयल बल्कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी हैं, हमारी मशीन्स भी वहाँ जाती हैं और कुछ आइटम जो मैंने कल गिनवाए थे, चाय, चावल,
वनस्पति, रेडीमेड मशीन्स वगैरह इस तरह का काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हम निर्यात भी करते हैं। तो हम दोनों में से किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब जल्द से जल्द शांति बहाल हो जाए, तो मेरे ख्याल इन दोनों देशों के लिए भी हम्म। और मिडिल ईस्ट के पूरे देशों के लिए वही एक सद्भावना जो बनेगी, जी वही लाभदायक है। जी जी जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या ईरान या क्या इराक कंटिन्यू कर सकते हैं? जी जी। अगर यूक्रेन कर सकता है, तो वो भी करेगा। आपने ये बात कही सर, लेकिन ईरान और यूक्रेन में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सहमत हों तो जरूर, क्योंकि ये सहमति के बाद जो सच निकले वही दर्शकों तक जाए। इस समय यूक्रेन को कुल 32 देश सहयोग कर रहे हैं। ईरान के साथ अभी सर मैंने अपने एंकर में ही बोला, कभी उनके मुस्लिम उम्मा के ही कई सदस्य जो हैं वो उनका साथ देते हुए नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। वो भी आप ठीक कह रहे हैं, और कुछ कुछ तो उनके मददगार ऐसे हैं जो कि डबल रोल भी प्ले कर रहे जी हैं। जी। अब सूचनाएं ये भी आई हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो एक तरफ तो इस्लामिक मुल्क होने के नाते ईरान की प्रशंसा करता है और कहते हैं कि बड़े जुल्म किया इजराइल ने इराक के ऊपर हमला करके, दूसरा उनके हवाई जहाज रेकी कर करके सुना है कुछ इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट टारगेट्स की, वो इजराइल को पास कर गए। सर ऐसी आपको, भी एक सूचना है। जी आपको नहीं लग रहा है कि ये जिस स्थिति, पिन पॉइंटेड जो अटैक हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सहयोग भी शामिल है। आपको ये, अगर ये बात सच है, तो ये पाकिस्तान के चरित्र को और ज्यादा स्पष्ट कर देती है। इसके साथ ही इस्लामिक मुल्कों में एक शिया और सुन्नी एंगल भी है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ये सदियों पुरानी चीज है, कब से चली आ रही है, और ये जितना मर्जी आपस की सद्भावना बताएं या किसी न किसी ऑपरेशन में एक साथ हो जाएं, पर कहीं ना कहीं ये बात बार बार उभर कर आती है। सर आपको ये नहीं लगता कि ईरान भले मुस्लिम उम्मा से जुड़ जाए लड़ाई के समय, लेकिन एक सिया बहुल राष्ट्र होने के नाते वो सहयोग उसको मिल नहीं पाता। अभी कुछ ही महीने पहले जब इजराइल ने पहला अटैक किया था, उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि यूएई और सऊदी अरब तो उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हालांकि सऊदी अरब के की तरफ से इस बार बयान आ रहा है कि इजराइल ने गलत किया, बस सिर्फ बयानों के स्तर पर है। जैसे कि पाकिस्तान का साथ तुर्की ने खोल करके दिया, वो तुर्की तो इस समय ईरान के साथ होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कई देशों को कुछ आगे बढ़ने के लिए रोकता है, इनके उत्साह में कमी करता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अमेरिका और उसकी शक्ति को देखकर, और जो इनके अभी तक के रिलेशंस आपस में चले आ रहे हैं, हम्म वो तुर्की हो, वो सऊदी हो या कतर हो, इनके जो अमेरिका से संबंध आज तक रिवॉल्व हम्म में हैं, उनको देखते हुए वो उनके विरोध में एकदम आ जाएंगे, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि ये जो युद्ध है, ये एक चीज है, राष्ट्रों को एक दूसरे से कई तरह के संबंध और कई तरह के आदान प्रदान करने होते हैं, और उन सारी चीजों को एक तीसरे मुल्क के युद्ध के लिए वो एकदम खूंटी पर नहीं टांगा जा सकता। सर मेरा अपना मानना है कि ईरान के लोग और वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है वो बहुत रैशनल है, और लगभग वो अलग थलग रहते हैं। अपने प्रॉक्सीज के साथ भी वो लड़ते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हिजबुल्लाह देख लीजिए, हमास देख लीजिए, हुती देख लीजिए, और तीनों को इजराइल मार रहा है, उनको भी मार रहा है। और इस समय रूस अगर न सामने आया हो, हालांकि मैं आपको एक बिल्कुल अभी अभी की खबर दे रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप ने वही बयान दिया है कि जैसे हमने भारत और पाकिस्तान में समझौता करा लिया, इजराइल और
ईरान के बीच में करवाएंगे। ये बड़बोलापन है या कुछ और, या राजनीति? ये मैं राजनीति भी कहूंगा और बड़बोलापन भी है। वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं और बार बार उस बात को कहते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ये मैंने भी देखा, तो दिस इज लुक मोर लाइक का स्कूल मास्टर या वर्ल्ड कॉप कह दीजिए, संसार के बड़े पुलिस अफसर बनकर वो इस तरह की बातें करते हैं और कर कर मुकर भी जाते हैं। कभी वो नहीं मुकरते हैं तो उनका स्टाफ उसको किसी तरह कवर कर देता है कि वो शांति दूत हैं और क्या है। पर कितने शांति दूत हैं ये तो हम बड़े अरसे से देखते जा रहे हैं। इनकी बिल्कुल दाल रूस और यूक्रेन के मामले में नहीं गली, इनकी बिल्कुल दाल अफगानिस्तान में नहीं गली। इसके पहले जो उत्तर कोरिया से उनके संबंध चल रहे हैं वो बार बार इनको थ्रेट करता रहता है, छोटा कंट्री, और अमेरिका की माइट को चैलेंज करता रहता है। तो इस तरह की सब चीजों को देखकर कुछ मिले जुले से रिएक्शंस संसार देख रहा है। तो ये कह देते हैं ट्रम्प साहब, हम भी सुन लेते हैं ट्रम्प साहब की, पर क्या देशों की पॉलिसी में इस पर बड़ा अंतर पड़ने वाला है मैं नहीं समझता। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसकी अपने देश की भलाई, उसके अपने देश के इंटरेस्ट हमेशा महत्व रखते रहे हैं, रखते रहेंगे। और ये बड़बोलापन सर मैं तो इसलिए भी मानता हूं कि ट्रम्प साहब का है कि इजराइल और ईरान कभी मित्र इस समय नहीं हो सकते। हालांकि ये कभी मित्र हुआ करते थे, इजराइल के वजूद में आने के बाद कभी ये मित्र हुआ करते थे। और इजराइल यही कह रहा है कि हम रिजाइम चेंज करेंगे, अली खामेनेई चले जाएं। वो तो वहां की आर्मी की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से बयान आ रहा है, वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से आ रहा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आ रहा है कि हमको ईरान की जनता से कुछ लेना देना नहीं, हम उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहते। लेकिन खामेनेई अगर रहेंगे या उनका शीर्ष नेतृत्व रहेगा तो इजराइल को वो तबाह करना चाहते हैं, इसलिए हम इस रिजाइम को रहने नहीं देंगे। सवाल यह है कि क्या इन्हीं के खात्मे का प्लान इस बार राइजिंग लायन ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है? जिस तरह कुछ शीर्ष नेता और साइंटिस्ट और टॉप नॉच मिलिट्री जनरल्स को पहले ही राउंड में उन्होंने कैजुअल्टी किया, मौत के घाट उतारा, उससे ऐसा लगता जरूर है कि उनका लक्ष्य बड़ा बना हुआ है। और मैं यहाँ एक बात और आपके माध्यम से अपने देशवासियों को खास तौर पर और संसार को भी बताना चाहता हूँ कि फिर एक बार सोचें, फिर एक बार देखें। अब जो ये हमारा कोल्ड स्टार्ट का एक बड़ा बढ़िया तजुर्बा हमने पाकिस्तान के ऊपर किया है कि गो फॉर द एंड रिजल्ट। वो युग चला गया कि आपके बॉर्डर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हुआ, फिर चौकियों पर हमले शुरू हुए, फिर आपके पेट्रोल मारा गया, आपने उनका पेट्रोल मारा, उसके बाद एक बड़ा छोटा हमला हुआ, किसी बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया, फिर कहीं एक बॉम्बिंग हो गई, रिप्लाई की बॉम्बिंग हो गई। ये वक्त निकल गया है। नाउ गो फॉर क्विक एक्शन एंड रिजल्ट। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते थे कि जितने भी ये दहशतगर्द हैं इनके ठिकाने तबाह किए जाएं। हमने इरादा बड़ा क्लियर बनाया, उनको तबाह कर दिया। और हम चाहते थे जो गलती पहले दिन हुई थी, जिसका हवाला हमारे सीडीएस ने दिया था, कि हमारे हवाई जहाजों पर अड़चन ना पड़े, और अड़चन देने वाला जितना भी उनका ग्राउंड वर्क था वो हमने खत्म किया, जो उसको खत्म किया हमने। उनके फील्ड डिफेंस और प्रोटेक्शन जो था उनको खत्म किया, और जिसकी वजह से वो हमारे हवाई जहाजों को स्वच्छंद तौर पर घूमते रहे और कुछ न कर सके। हालांकि और जब हमारा यही अचीव हो गया और हमें ऐसे वजूहात नजर आने लगे कि कुछ ऐसी जगह स्ट्राइक्स हो गए हैं जिनका के फैलाव अच्छा नहीं है संसार के लिए, देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। आफ्टर ऑल, अगर न्यूक्लियर सीपेज है, अगर न्यूक्लियर रेडिएशन है, तो ये पूरे संसार के लिए घातक है। इन सब चीजों को छोड़कर अगर हमने अपना डिसएंगेजमेंट किया और फिर भी मुट्ठी में चाबी रखते हुए, नहीं सर, ये मैं इस मानता तरह हूँ, का मेरे मैं ये ख्याल मानता हूँ सर। मैं इस यहाँ तरह रोकना की कुछ चाहूंगा। मिसाल मेरे ख्याल में
ईरान इज़राइल को भी लेनी चाहिए मैं कि आपसे अगर वो यही पूछना न्यूक्लियर चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इज़राइल ने ये जो अपना टारगेट उन्होंने अचीव करना होगा, पहली बात तो उनके परमाणु संस्थान जहाँ पे हैं उनको टारगेट करना है, वो कितना यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं या परमाणु बम बनाने के ओर अग्रसर हैं, उस पूरी ताकत को खत्म करना है। और साथ ही साथ खामेनेई रिजाइम के तहत जितने भी लोग हैं जो इज़राइल के लिए थ्रेट है उनको खत्म करना है। मुझे लगता है कि 60 to 80% तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है अपने लक्ष्य को, तो क्या वो स्प्रेड करना मैं चाहेंगे? समझता हूँ जी, रिजीम चेंज के अलावा मेरे ख्याल बाकी सब तो उन्होंने अचीव कर ही लिया है। जी इस बीच में एक और समाचार आज शाम को आया जी कि उन्होंने एक ऑयल फैसिलिटी पर भी अटैक किया है और उससे मैं समझता हूँ अचानक ऑयल प्राइसेस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। और क्योंकि हम ईरान पर अपनी ऑयल सप्लाई के लिए काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे, शायद इसका एक दुष्प्रभाव हमें भी झेलना पड़े। और इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो कुछ होना है ये कर चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध फैलता जाएगा, लंबा खिंचता जाएगा, बढ़ता जाएगा, न सिर्फ कुछ और देश इसमें शामिल होंगे, बल्कि इसके जो भयावह मैं मैं आपसे यही प्रभाव हैं। पूछना चाह रहा हूं सर, क्या आपको लगता है जी, ये युद्ध फैलेगा? मेरा अपना मानना है कि इज़राइल जितना क्विक एक्शन किया है और जैसा कि ट्रम्प साहब बयान दे रहे हैं, ये डी एस्केलेट होगा। सिर्फ 2-4 दिन, इससे ज्यादा ये युद्ध आगे नहीं जाने वाला। इस पर आपका मैं कमेंट चाहता हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि बेटर सेंस शैल प्रिवेल। और जो कुछ एम पूरा हो गया बहुत अच्छा है, हम्म जो नहीं प्रिवेल एम पूरा हुआ उसको पूरा करने के और तरीके हैं। जैसा मैं फिर मिसाल देता हूँ, विश्व गुरु भारत ने इनको दिखाया है कि हमने जहाँ तक अचीव करना था नहीं कर लिया, जो नहीं कर सके उसको करने के और तरीके हैं। हम्म इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए उनमें से एक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको इस पर क्विक रिएक्शंस लेने थे। ट्रम्प साहब के बयान पर भी हमने रिएक्शन आपका लिया है, और निश्चित रूप से इज़राइल का एक्शन इतना तीव्रगामी है कि उसके प्रभाव दिखने लगे हैं, और इसीलिए ट्रम्प भी बयान दे रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का भी एक हित था कि उनको ईरान को वार्ता की मेज पर लाना है कि वो परमाणु समझौता कर लें। क्या करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये युद्ध जल्दी खत्म होगा। फिलहाल हमारे और कर्नल सर की बातचीत में स्पष्ट हो गया है। कर्नल सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, हालांकि इसका भी एक विकल्प भारत सरकार के त्वरित प्रयासों के कारण संभव हो सका है। हालांकि इतना त्वरित भी नहीं। इसका जो है हमने पिछले काफी समय से इसका प्रयास किया था, वो है कि हम ऑयल पर जो हम गल्फ के देशों पर निर्भर रहा करते थे, अब हम उन्हीं पर निर्भर नहीं है। हम वेनेजुएला से, इवन कि दक्षिण अमेरिका के कुछ और देशों से, रूस से हम ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, और हम अपना रिजर्वायर्स इतना भी रखे हैं कि हमारे सामने कोई आपात स्थिति नहीं आने वाली है। और कर्नल सर, मैं आपको एक बहुत सुखद खबर दे दूं चलते चलते, कि भारत को अंडमान निकोबार क्षेत्र में एक ऐसा भंडार मिल गया है जिसकी पुष्टि हमारे पेट्रोलियम से जुड़े मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया है। हरदीप जी पुरी जी ने उसका ऐलान कर दिया है। 3 लाख बैरल, 2.5 से 3 लाख बैरल पर डे भारत में निकलेगा क्रूड ऑयल, और ये सब सालों की बात नहीं है, कुछ ही महीनों की बात है। और हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से बढ़कर 20 ट्रिलियन पर पहुंचेगी। हम चीन की बराबरी पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसलिए 2047 का विजन हम प्राप्त कर लेंगे। ये सुखद समाचार, निश्चित रूप से आप एक राष्ट्रभक्त और आप एक रिटायर्ड कर्नल हैं, आपको बहुत सुखद एहसास होगा, और इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर भारत को वो कामयाबी जो कि मिल चुकी है, ये ऐलान है, मंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, तो फिर हम ऑयल के क्षेत्र में जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहा करते हैं, और गल्फ के वो देश जो हमको इसी के आधार पर कभी कभी ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करते रहे हैं, उन पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। अगर आपको कर्नल सर के साथ ये बातचीत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर जी, धन्यवाद।